गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं एसपी सिंह और आप देख रहे हैं मेरा चैनल थिंक साइकोलॉजिकली। आप सबको पता है कि पिछले लेक्चर में मैंने पर्सनैलिटी से लेकर कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट और डिस्कस किए थे। जैसा कि आप सब जानते हो कि पर्सनैलिटी एक ब्रॉड चैप्टर है, इम्पॉर्टेंट रोल है ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए। इसलिए पर्सनैलिटी के चैप्टर से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो धीमे धीमे करके डिस्कस करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। आज उसी क्रम में कुछ नए पॉइंट्स के साथ पर्सनैलिटी को डिस्क्राइब करते हैं। आइए देखते हैं पर्सनैलिटी का ये लेक्चर। पर्सनैलिटी यानी व्यक्तित्व, इसे हम समझेंगे भाग 3 के अंतर्गत। ठीक है, यानी कह सकते हो कि हम पर्सनैलिटी का क्रोनोलॉजिकल मीनिंग समझ चुके हैं, प्रमुख परिभाषाएं समझ चुके हैं, सर्वमान्य परिभाषा समझ चुके हैं और परिभाषाओं के आधार पर व्यक्तित्व के प्रमुख गुण समझ चुके थे, जिनमें हमने 3 गुणों की चर्चा की थी। पहला था मनोशारीरिक तंत्र, दूसरा था गत्यात्मक संगठन और तीसरा था वातावरण के साथ अपूर्व समायोजन, अद्वितीय समायोजन। आज जो बात करने जा रहा हूं मैं, आज बात करने जा रहा हूं व्यक्तित्व की प्रमुख विशेषताओं, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पर्सनैलिटी। सवाल जरूर बनता है यहाँ पे, अगर आप इसे गौर से समझेंगे, पिछले पेपर्स देखिए। और ये बात मैं बार बार आपसे कहता रहता हूं कि मैं केवल उन्हीं पॉइंट को डिस्कस करता हूं जहां से सवाल आए हैं या आने की संभावना है। ये भी एक साइकोलॉजी ही है। तो पहला पॉइंट अगर विशेषताओं में समझने की कोशिश करोगे तो समझिए आप, है आत्म ज्ञान। ये पहली प्रमुख विशेषता मानी गई है व्यक्तित्व की। अब इस शब्द के बारे में आपसे क्या कहा जाए, समझिए आप। मैं साधारण शब्दों में कहूं अगर आपसे, तो दुनिया को समझने से पहले खुद से पहचान जरूरी है। यानी कह सकते हो स्वयं के बारे में अच्छी समझ, ये कहना चाहता है आत्मज्ञान। अब अगर इसे और ब्रॉड पढ़ोगे तो इसका मतलब अपनी अच्छाइयां, अपनी बुराइयां, अपनी ताकतें, इन चीजों के बारे में आपको सबसे पहले जानने की जरूरत है एक अच्छी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए, राइट। अगर आप किसी स्टूडेंट को पढ़ाने की कोशिश कर रहे हो तो भी देखा होगा कि बाल विकास में बताया गया कि पढ़ाने से पहले ये जान लीजिए कि बच्चे का मानसिक लेवल क्या है। क्लियर है? स्वयं के बारे में अच्छी समझ, बस इतना ही समझना है आपको। दूसरी प्रमुख विशेषता है सामाजिकता। ये भी पॉइंट कनेक्टेड है। आपको पता है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। इंडिविजुअल सवाल पूछा जाता है यहाँ पे। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समाज से परे
मनुष्य की कल्पना हो ही नहीं सकती है, राइट। अब समाज क्या है, अगर हम यहां आपसे पूछें कि समाज क्या है, अगर पूछा जाता है समाज क्या है, यानी कह सकते हो सामाजिक संबंधों का एक जाल समाज है। समाज में रहोगे तो समाज में रहना सामाजिकता नहीं है। व्यक्ति में समाज के विकास के लिए, समाज के सहयोग के लिए, समाज की उन्नति के लिए जो गुण आते हैं वो बनाते हैं व्यक्ति को सामाजिक, राइट। और ये स्टेटमेंट एक अलग से सवाल है। कौन सा, आप गौर से देखिए, मैंने ब्लू मार्क किया है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह स्टेटमेंट है किसका, अरस्तु। अरस्तु के बारे में आपने पढ़ा है, साइकोलॉजी के इंट्रोडक्शन में ही हमने आपको बताया कि मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाता है, अरस्तु को माना जाता है, जो प्लेटो के शिष्य थे। तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, ये किसका कथन है, अरस्तु का है। यहां तक क्लियर होगा आपको। यानी पहला पॉइंट, पहली प्रमुख विशेषता क्या है, आत्मज्ञान है। दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता क्या है कि मनुष्य का सामाजिक होना जरूरी है, राइट। बहुत सारे ऐसे लोग देखे होंगे, या फिर यूं कहें हम आज की कल्चर में जो 1 BHK रूम्स या फिर 1 BHK कल्चर है, जिसमें व्यक्ति एक कमरे में ही रहता है, लोगों से उसका मिलना जुलना छूट चुका है, कट चुका है, वो व्यक्ति एक अच्छा व्यक्तित्व डेवलप नहीं कर सकता है। तीसरी महत्वपूर्ण विशेषता है गत्यात्मकता। ये शब्द आप पढ़ चुके हो। अगर हम गत्यात्मकता को बहुत आसान और बहुत संक्षिप्त समझना चाहते हैं तो सिर्फ एक शब्द ही आएगा, परिवर्तनशील। अब परिवर्तनशीलता का मतलब क्या हुआ, अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टेंसेस, अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टेंसेस, या यूं कहिए कि वातावरण में एडजस्ट होने के लिए क्या करना है, अपने गुणों में बदलाव लाना जरूरी है। ट्रेडिशनल नहीं चलने वाला है यहां पे। और इसी को परिभाषित करते हुए एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, व्यक्तित्व सदैव या फिर हमेशा निर्माण की क्रिया में रहता है। उठाइए पिछला पेपर, सवाल आपको मिलेगा एज इट इज। ये परिभाषा किसकी है, गैरिशन व अन्य। तो ये दो महत्वपूर्ण पॉइंट यहां से इंडिविजुअल निकलेंगे आपके। व्यक्तित्व सदैव निर्माण की क्रिया में रहता है। निर्माण माने अपने आप को निर्मित करते रहना, और निर्मित करते रहना ये सिंबॉलिक है किसका, परिवर्तनशीलता का, राइट। चौथी प्रमुख विशेषता व्यक्तित्व की मानी गई है सामंजस्य। इससे पहले वाला पॉइंट जहां परिवर्तन को प्रदर्शित कर रहा है, तो परिवर्तन कैसा होना चाहिए, एडजस्टेबल होना चाहिए। इसका मतलब हुआ वातावरण के साथ समायोजन करने वाला। यह हम आपको बता ही चुके हैं ऑफलाइन क्लासेस में कि समायोजन की प्रक्रिया में दो तत्व हैं, एक प्राणी है और एक परिस्थिति है।
दोनों एक दूसरे को, ध्यान से सुनिएगा, एक प्राणी है और एक परिस्थिति है, दोनों एक दूसरे को हराने की कोशिश करते हैं। अगर प्राणी ही वातावरण पर विजय प्राप्त कर लेता है तो प्राणी का वातावरण के साथ समायोजन हो जाता है, और अगर वातावरण प्राणी को हरा देता है तो प्राणी का वातावरण में असमायोजन अथवा कुसमायोजन हो जाता है। और इस स्थिति में, या यूं कहिए असमायोजन की स्थिति में, बहुत सारे मनोरोग जिन्हें आप पढ़ते हो, तनाव, कुंठा, द्वंद्व, ये सारे के सारे आरंभ हो जाते हैं और व्यक्तित्व के विकास में बाधक बन जाते हैं। तो राइट, जरूरी है प्राणी का वातावरण के साथ समायोजन करना। इसे आप समझ गए होंगे, ये 4 पॉइंट्स हैं, आगे और भी है। तो पहला है आत्मज्ञान, इसे क्या बोलेंगे, सेल्फ कॉन्शियसनेस। सामाजिकता, सोशियबिलिटी बोलेंगे इसे। गत्यात्मकता, डायनामिसिटी बोलेंगे इसे। एडजस्टेबिलिटी बोलेंगे। ये 4 पॉइंट हैं। 4 पॉइंट से आगे कुछ और पॉइंट हैं, उनको भी समझने की कोशिश करते हैं। अगला 5वां महत्वपूर्ण पॉइंट है प्रमुख विशेषताओं को लेकर दृढ़ इच्छा शक्ति। दृढ़ इच्छा शक्ति का मतलब क्या हुआ, स्ट्रॉन्ग विल पावर। स्ट्रॉन्ग विल पावर, एक अच्छे व्यक्तित्व को बनाने के लिए आपकी विल पावर का भी स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है। यानी सिंपल सी बात, आप पिछले वाले चैप्टर में पढ़ चुके थे जहां अभिप्रेरक बताया गया है। अभिप्रेरक क्या करेगा, किसी भी प्राणी को किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करता है। तो इसका मतलब दृढ़ इच्छा शक्ति एक महत्वपूर्ण विशेषता है, किसी, कह सकते हो, पक्का इरादा। ऐसा नहीं कि आप परिवर्तन पढ़ चुके हो लेकिन आपको कुछ थे और कुछ हो गए। हो सकता है आपने बीच में कहीं पढ़ा हो जहां हमने आपको शील गुण बताया था। शील गुण का मतलब ईमानदारी की बात आई। मान लो अगर हमारे पास 10 रुपए किसी के आए तो मैं ईमानदार बन गया, लेकिन अगर 10 लाख आए तो हम बेईमान हो गए, ऐसा नहीं है। जो स्थिति 10 रुपए में आपके भीतर है लौटाने की, वही स्थिति 10 लाख रुपए में भी होनी चाहिए, इवन तो 10 करोड़ में भी होनी चाहिए। और ये चीज क्या है, ये है आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति या फिर पक्का इरादा। इरादे का पक्का व्यक्ति एक अच्छे व्यक्तित्व का सूचक होगा। 6वीं महत्वपूर्ण विशेषता है शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य। दोनों तरीके से व्यक्ति का स्वस्थ होना जरूरी है, शारीरिक भी और मानसिक भी। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य, अब इसकी आवश्यकता क्यों है, समझिए आप इसका मतलब। यानी कह सकते हो स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क। कई लोगों का स्टेटमेंट है, प्लेटो से लेकर विलियम जेम्स तक का, शरीर मतलब शरीर स्वस्थ होगा तो मन भी स्वस्थ होगा। और इसकी आवश्यकता क्यों है, इसकी आवश्यकता है संवेगों पर नियंत्रण के लिए। सांवेगिक नियंत्रण, आपने देखा वो डायबिटिक जो लोग होते हैं बेचारे, डॉक्टर खूब मना करता है कि चीनी का इस्तेमाल कम करो, मीठा कम खाओ, लेकिन नियंत्रण नहीं है उनके मन पर। इसलिए वो कहते हैं मन करता है मीठा खाने का और खा जाते हैं, लेकिन उससे क्या होता है, परेशानी बढ़ती है। तो संवेगों पर नियंत्रण इससे हो जाएगा। दूसरा क्या होगा, व्यवहार पर नियंत्रण। व्यक्ति अपने व्यवहार पर भी नियंत्रण कर लेगा। और तर्क एवं चिंतन, ये चीजें
नियंत्रित की जा सकती हैं अगर व्यक्ति का शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वास्थ्य अच्छा होगा। राइट, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य ही जिम्मेदार है सांवेगिक नियंत्रण पर, व्यवहार पर नियंत्रण, तर्क एवं चिंतन के लिए। अगर स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो फिर ये नियंत्रण हो ही नहीं सकता। समझ पा रहे होंगे आप? इन पर नियंत्रण नहीं किया जा सकता है अगर शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य व्यक्ति का अच्छा नहीं है, तो इसकी भी जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका एकीकरण, इंटीग्रेशन। व्यक्तित्व में आने वाले सभी अवयवों का एक रूप से, एक रूप समझेंगे या फिर समरूप, एक रूप से क्रियाशील होना। अगर हम छोटा सा उदाहरण यहां दें आपको, तो इसका मतलब एकीकरण, यानी कह सकते हो शारीरिक और मानसिक जो तत्व हैं उनमें सब में क्या होना चाहिए, एक रूपता होना चाहिए। ऐसा नहीं आपका मन कर रहा शरीर नहीं कर रहा, या तो शरीर चाह रहा और मन नहीं चाह रहा, तो फिर एक अच्छी पर्सनैलिटी का विकास नहीं हो सकता है। और आठवां और लास्ट पॉइंट है यहां पर उद्देश्य पूर्णता। इसका मतलब क्या हुआ कि जब आप एक अच्छी पर्सनैलिटी को डेवलप कर रहे हैं तो उसका पर्पस क्या होना चाहिए, पर्पसेसिव होना चाहिए, उद्देश्य पूर्णता, यानी ये प्रदर्शित करता है किसी लक्ष्य को। अगर लक्ष्य नहीं है तो पर्सनैलिटी क्यों डेवलप करना चाहते हैं? एक टीचर बनना चाहते हैं तो इसका मतलब टीचर बनना आपका क्या होगा, लक्ष्य होगा, और इस आधार पर ही पीछे के सारे पॉइंट एक साथ डेवलप करने पड़ेंगे, इसलिए एक अच्छे व्यक्तित्व को बनाने के लिए। आई होप यहां तक क्लियर होगा आपका। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट में लगातार कमेंट करिए, सवाल पूछिए, मैं रिप्लाई करता रहूंगा खुद से। ठीक है, अब एक खास बात समझिए, व्यक्तित्व की प्रमुख विशेषताओं में टोटल पॉइंट्स जो हमने पढ़े हैं वो 8 पढ़े हैं। इससे पहले 4 पढ़े थे, फिर 4 पढ़े हैं, तो टोटल पॉइंट्स कितने हो गए, 8 हो गए। राइट, अब इन 8 पॉइंट्स को लेकर एक पहले से जो प्री डिसाइडेड है वो ये है कि पिछले आप 2011 से लेकर अब तक की एग्जाम में और किसी एग्जाम में उठाकर देखिए, व्यक्तित्व की प्रमुख विशेषताओं को लेकर जो हमेशा प्रश्न बना है, हमेशा क्वेश्चन बनेगा आपका नकारात्मक। नकारात्मक प्रश्न कैसे बनता, 3 पॉजिटिव विकल्प होंगे, एक नेगेटिव होगा, और प्रश्न पहले से होगा किसी रूप में भी व्यक्तित्व की प्रमुख विशेषताएं नहीं है, या फिर व्यक्तित्व की प्रमुख विशेषता के अतिरिक्त है, के सिवाय है, यही प्रश्न बनने होंगे। यहां से मेरी बात समझ पाए होंगे आपसे। जिस टॉपिक को लेकर नंबर पॉइंट्स ज्यादा होते हैं डियर स्टूडेंट्स, वहां का सवाल मोस्ट प्रोबेबली कैसा बनेगा, नेगेटिव बनेगा, नहीं है, और आप पढ़ते रहते हो हैं, तो ये चीज समझने की जरूरत है। ठीक है, ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे। अब अगले स्टेप पर अगर चर्चा करेंगे तो और भी महत्वपूर्ण पॉइंट है, वो क्या है, व्यक्तित्व वर्गीकरण के आधार। बहुत सारे आधार हैं, ऑफलाइन क्लास में मैंने आपको महत्वपूर्ण आधार बताए थे, लेकिन यहां कोशिश करूंगा कि जितने तरीके से व्यक्तित्व का वर्गीकरण दिया गया वो सारे आपको समझाने की कोशिश करूंगा। राइट, व्यक्तित्व वर्गीकरण के आधार। तो यह एक पहला ही सवाल बनता है कि व्यक्तित्व वर्गीकरण का प्रमुख आधार कौन सा है। प्रमुख आधार तो हमेशा मनोवैज्ञानिक माना गया है, लेकिन बाकी के भी पूछे जाते हैं, एक एक को समझने की कोशिश करते हैं। यानी पहला आधार भारतीय
दृष्टिकोण के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण। ये पहला सवाल समझिए आप। यही सवाल आपको करीब 3 से 4 प्रकार से पूछा जाएगा या पूछा गया है। भारतीय दृष्टिकोण के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण, यहां देखिए यही चल रहा है, व्यक्तित्व का वर्गीकरण यानी व्यक्तित्व वर्गीकरण का आधार। अथवा अब अगला सवाल यहां से बनेगा तो बनेगा दार्शनिक आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण। अगला सवाल अगर बनेगा तो फिर बनेगा सांख्य दर्शन के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण। अगर अगला सवाल बनेगा तो फिर महाभारत एवं गीता के दृष्टिकोण के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण। और अगर लास्ट बनेगा तो फिर बनेगा कपिल मुनि के दृष्टिकोण के आधार पर। डियर स्टूडेंट्स, ये सारे सवाल एक है भारतीय दृष्टिकोण के आधार पर। आप जितने सवाल यहां से पढ़ेंगे वहां पाएंगे भारतीय दृष्टिकोण के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण, अब कह रहा दार्शनिक आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण, सांख्य दर्शन के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण, महाभारत एवं गीता के दृष्टिकोण के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण, कपिल मुनि के दृष्टिकोण के आधार पर। इन सभी सवालों का रूट एक ही शब्द है, वो है आपका कपिल मुनि। आप समझ पाएंगे कपिल मुनि भारतीय दार्शनिक हैं, यही भारतीय विचारक हैं जिन्होंने सांख्य दर्शन का प्रतिपादन किया है। भारतीय दर्शन की एक महत्वपूर्ण विचारधारा जिसे सांख्य दर्शन कहते हैं, उसका प्रतिपादक किसे माना जाता है? उसे प्रतिपादक माना जाता है कपिल मुनि को। और कपिल मुनि सांख्य दर्शन दोनों कॉमन हो गए, राइट। कपिल मुनि सांख्य दर्शन, कपिल मुनि प्रतिपादक हैं किसके? सांख्य दर्शन के। और सांख्य दर्शन के आधार पर महाभारत एवं गीता में, यही कह सकते हो गीता में कृष्ण के द्वारा कुछ उपदेश दिए गए हैं, उन पर भी आधारित है। और ये विचारधारा कौन सी है? दार्शनिक विचारधारा है। और दर्शन में भी कौन से दर्शन की? भारतीय दर्शन की। भारतीय दार्शनिक दृष्टिकोण के आधार पर, भारतीय दृष्टिकोण के आधार पर, दार्शनिक आधार पर, सांख्य दर्शन के आधार पर, महाभारत एवं गीता के दृष्टिकोण के आधार पर, अथवा कपिल मुनि के दृष्टिकोण। सारे सवाल क्लियर हो गए। यानी यहाँ अगर भारतीय दृष्टिकोण की बात आएगी तो केवल एक नाम आपको याद रखना है, वो किसका? कपिल मुनि का, राइट। मुनि है ये कपिल मुनि, जिन्होंने प्रतिपादन किया है सांख्य दर्शन का। सांख्य दर्शन भारतीय दर्शन की प्राचीन और महत्वपूर्ण विचारधारा मानी जाती है। क्लियर है यहां तक? बोलिए, बढ़े आगे। भारतीय दृष्टिकोण के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण, हमारा पहला पॉइंट। इस आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया? कपिल मुनि के द्वारा किया गया। पहला पॉइंट है। अगला पॉइंट है
कुल 3 प्रकार बताए। याद से देखिएगा, व्यक्तित्व के कुल 3 प्रकार बताए हैं। अब सवाल यहां से जैसे आप फाइंड करना चाहो वैसे फाइंड कर सकते हो। भारतीय दृष्टिकोण के आधार पर व्यक्तित्व के कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार हैं। किसके द्वारा दिए गए हैं? कपिल मुनि के द्वारा दिए गए हैं। जिसमें पहला है आपका सत्वगुणी, दूसरा है तमोगुणी और तीसरा है रजोगुणी। ये 3 प्रकार हैं जो किसने दिए हैं? कपिल मुनि ने दिए। अब डियर स्टूडेंट्स, अगर हम यहां बात करें सत्वगुणी, पहली बात कि सबसे अच्छा माना जाता है। अब सबसे अच्छा क्यों माना जाता है इसे? क्योंकि यहां पर व्यक्तित्व के आदर्श कैसे होते हैं? उच्च होते हैं, यानी उच्च आदर्शों वाला व्यक्तित्व होता है। और ईश्वर पर विश्वास करने वाला, ये किसने माना है? ये कपिल मुनि ने माना है। सत्वगुणी, सारे गुण शामिल है उसमें, क्योंकि आदर्श उसके अच्छे अच्छे हैं। आप समझिए, यहां पर सांख्य दर्शन में आदर्शों को बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। उच्च आदर्श कैसे हैं? सबसे अच्छे हैं, अच्छे आदर्शों वाला, अच्छे विचारों वाला। अगर हम तमोगुणी की बात करेंगे तो तमोगुणी होगा आपका अमानवीय, अमानवीय गुणों वाला। पहला ही शब्द पूरा क्लियर कर देता। गुण कैसे होंगे? अमानवीय, असामाजिक होगा ये। कैसा होगा ये? कामी, क्रोधी, लालची। कामी, क्रोधी, लालची, ये सारे गुण हो सकते हैं इसमें आ जाए, तमोगुणी में आ जाए। और रजोगुणी है सतोगुणी एवं तमोगुणी के मध्य की स्थिति। ये क्लासिफिकेशन है। अब अगर हम इसे सत्वगुणी को सबसे अच्छा मानते तो क्यों मानते? क्योंकि आदर्श उच्च है, आदर्श अच्छे हैं, अच्छे व्यवहारों वाला है। तमोगुणी को अमानवीय गुण वाला मानते हैं, कामी क्रोधी मानते हैं, या फिर यूं कह सकते हो ये सबसे खराब है। ये सबसे अच्छा था तो सबसे खराब किसे माना गया है? तमोगुणी को माना गया। और ये मध्य की स्थिति है, कर्म आधारित होते हैं। ये ईश्वर पर विश्वासी होते हैं, ये कर्म पर आधारित होते हैं, कर्म विश्वासी होते हैं। ये क्लासिफिकेशन था कपिल मुनि का। यह व्यक्तित्व का वर्गीकरण भारतीय दृष्टिकोण के आधार पर दिया गया था। आज की लेक्चर यहीं तक है। लेक्चर कैसी लगी आप कमेंट करके बताइए, और अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। आपकी मर्जी करती है तो, जबरदस्ती कुछ भी नहीं है। एक खास बात यह है कि मैंने कल टेलीग्राम चैनल थिंक साइकोलॉजिकली पर एक नोटिफिकेशन डाला था, जिसमें मैंने कहा था कि अगर कुछ स्टूडेंट्स चाहते हैं कि उनको रेगुलर कंटेंट दिया जाए, हालांकि मैं रेगुलर कंटेंट ही दे रहा हूँ, लेकिन फिर भी अगर इंडिविजुअल साइकोलॉजी के लिए, चाहे वो यूपी टेट हो, चाहे सी टेट हो, चाहे सुपर टेट हो अथवा रीट हो,
इन सब के लिए कंप्लीट कोर्स मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं अपने चैनल के माध्यम से ही, जिसकी इंफॉर्मेशन आपको दी जाएगी, लेकिन ये कोर्स न्यूनतम शुल्क के साथ शुरू किया जाएगा। ओके, तो अगर इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स चाहते हैं कि उनका कोर्स के साथ क्लास हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर 9936474790 पर मुझे इंडिविजुअल संपर्क कर सकते हैं। सारी जानकारी आपको दी जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।